चलिए भाई, कल पहला क्लास देख लिए थे मजदूरी संदाय अधिनियम 1936 पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 जो चल रहा था, है ना। आज इसको पूरा करते हैं बहुत आराम से, धीरे से। जो पूरा एक्ट को पढ़ते हैं, पूरा धाराओं को पढ़ते हैं, इसका परिचय पाठ ये सब याद होगा। कितने धाराएं थे, कब लागू हुआ, कौन कौन सी धाराएं हैं, एक बार रिकॉल कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, है ना। ठीक, अब इसमें हम लोगों को देखना है धारा कहाँ तक हो गया था, धारा 3 तक हो गया था। ठीक, धारा 4 सेक्शन 4, है ना, सेक्शन 4। तो सेक्शन 4 किसके बारे में है? कालावधि। ठीक है ना, क्या? कालावधि, मजदूरी भुगतान का कालावधि, है ना। किसका? मजदूरी भुगतान का कालावधि। कालावधि मतलब काल अवधि, कितने टाइम पीरियड पर, कितने टाइम पीरियड के अंदर मजदूरी भुगतान किया जाना है? तो 30 दिन के अंदर। कितने? 30 दिन के अंदर, विद इन 30 डेज। याद रखिएगा, विद इन 30 डेज मतलब 1 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। इसको ये लिखा गया है कि 1 माह से अधिक नहीं हो सकता। दोनों का मतलब वही है, विद इन 30 डेज ही पेमेंट करना है। मतलब जिस माह, जैसे जनवरी माह का मजदूरी, ठीक, मतलब 30 दिन के अंदर, जब खत्म हुआ उसके 30 दिन के अंदर देना। फरवरी माह के अंदर, 1 माह से अधिक नहीं हो सकता, फरवरी माह के अंदर ही दे देना है ना। एग्जैक्ट कैसा लिखा गया है वो भी देख लेते हैं। एग्जैक्ट कैसे लिखा गया है? धारा 4, है ना। ठीक, देखिए, धारा 4 आपका मजदूरी कालावधि नियत किया जाना। धारा 3 के अधीन मजदूरी का संदाय करने, ठीक, के लिए उत्तरदायी हर व्यक्ति उन कालावधि को जो इस अधिनियम में मजदूरी कालावधि के रूप में निर्दिष्ट है नियत करेगा, जिसकी बाबत ऐसी मजदूरी संदेह होगा। कोई भी मजदूरी कालावधि 1 माह से अधिक नहीं हो सकती। ठीक, मतलब 1 माह के अंदर पेमेंट करना है। ये तो बहुत इजी है ना, इतना ही है छोटा सा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं धारा 5 में क्या है। धारा 5 याद करने की कोशिश कीजिए आप लोग। सेक्शन 5 में क्या था, धारा 5 में क्या था? ठीक, देखिए, धारा सेक्शन 5, ठीक। कालावधि के बाद क्या था आपका? भुगतान का समय क्या होगा? भुगतान का समय क्या होना चाहिए? ठीक, टाइम क्या होना चाहिए, समय क्या होना चाहिए पेमेंट भुगतान का? तो ऐसा कारखाना जहां 1000 से कम मजदूर हैं, है ना, ठीक, भुगतान का समय क्या होगा? देखिए, ऐसा कारखाना जहां 1000 से कम मजदूर हैं, 1000 से कम मजदूर हैं, ठीक, वहां 7 दिन के अंदर, जब महीना खत्म हुआ उसके 7 दिन के अंदर, ठीक। और ऐसा कारखाना जहां 1000 से ज्यादा मजदूर हों तो उसको 10 दिन के अंदर, कितने? 10 दिन के अंदर भुगतान करना है, तनख्वाह देना है, वेतन देना है ना। प्लस ये भी याद रखना है, यदि किसी का नियोजन समाप्त किया जाता है, यदि किसी व्यक्ति का नौकरी नियोजन मतलब एम्प्लॉयमेंट, ठीक, एम्प्लॉयमेंट समाप्त किया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है, ठीक, समाप्त कर दिया जाता है, एंड कर दिया जाता है, ठीक। यदि किसी व्यक्ति का नियोजन समाप्त कर दिया जाता है तो भुगतान का समय समाप्त कार्य दिवस के 2 दिन के अंदर, है ना, समाप्त कार्य दिवस के
2 दिन के अंदर, मतलब 48 आवर्स, लेकिन ये 48 आवर्स क्या होना चाहिए, वर्किंग आवर्स होने चाहिए, वर्किंग आवर्स होना चाहिए। ठीक, 2 दिन मतलब जैसे फ्राइडे है, सैटरडे संडे छुट्टी हो गया तो सैटरडे संडे तो नहीं कर सकते, तो मंडे ट्यूसडे के अंदर। ठीक, फ्राइडे को किसी का नियोजन एम्प्लॉयमेंट खत्म हो रहा है तो 2 दिन के अंदर, है ना, 48 आवर्स के अंदर, है ना, ये भी याद रखना है। इतना चीज़ें धारा 5 में याद रखना है। मजदूरी का भुगतान, है ना, धारा 6 क्या बोलता है, देखिए सभी धाराएं बहुत इजी हैं बाकी, है ना, एक एक धारा बस थोड़ा। सेक्शन 6, अब सेक्शन 6 में क्या था, सेक्शन 6 में था मजदूरी का भुगतान कौन से करेंसी में, मजदूरी का भुगतान, ठीक, मजदूरी का भुगतान चालू सिक्कों या करेंसी नोट में, ठीक, चालू सिक्कों में प्लस करेंसी नोट में किया जाना चाहिए, ये पहले लिखा था। ठीक, अब इसमें संशोधन करके और जोड़ दिया गया है चेक या बैंक खाता से भी। 2017 में अमेंड कर दिया गया और बोला गया, अमेंड मतलब संशोधन कर दिया गया, अब चेक के माध्यम से भी प्लस बैंक खाता के NEFT वगैरह, है ना, नेट बैंकिंग वगैरह के थ्रू, है ना, ये आप भुगतान, मजदूरी भुगतान किया जा सकता है। ये धारा 6 है। ठीक, धारा 7 क्या है, देखिए अब धारा 7, इसको अच्छे से देखना है। धारा 7 सेक्शन 7, धारा 7 से लेकर 13 तक मैं क्या बोला था आप लोगों को, धारा 7 से लेकर 13 तक क्या है, कटौती, कुछ न कुछ कटौती है। ठीक, डिडक्शन। तो 7 में क्या क्या है, कटौती जो की जा सकती है, क्या क्या कटौतियां किया जा सकता है, वो धारा 7 में दिया है। ठीक, अब ऐसा क्या क्या कटौती है जिसको किया जा सकता है ना। पहला, वेतन वृद्धि या पदोन्नति को रोका जा सकता है। पहला, वेतन वृद्धि प्लस पदोन्नति को रोका जा सकता है इसके अंतर्गत, है ना, वेतन वृद्धि, है ना, और प्रमोशन, दोनों को, प्रमोशन को भी रोका जा सकता है। मतलब ये मजदूरी भुगतान में नहीं आएगा। ऐसा केस नहीं कर सकते कि मेरे को 1 साल के बाद पदोन्नति मिलना था, पदोन्नति नहीं मिल रहा है, उसके लिए केस कर दिए आप। वेतन वृद्धि को भी रोका जा सकता है, जैसे 10% इंक्रीमेंट है, इंक्रीमेंट जो भी है ना, इंक्रीमेंट, ये सब कटौतियों में नहीं आ सकते। ठीक, मतलब ये सब कटौती की जा सकती है ना, मतलब ये नियोजक का अधिकार है। इसीलिए देखना कई लोग इंक्रीमेंट के लिए, पदोन्नति के लिए, ठीक, सालों साल काम करते हैं एक कंपनी में, लेकिन होता नहीं रहता, है ना, क्योंकि ये की जा सकती है कटौती भाई। दूसरा, निम्न पद या निम्न स्तर पर लाना, निम्न पद पर लाना, लोअर पोस्ट। ठीक, लोअर पोस्ट, जैसे वो जिस पोस्ट पर ज्वाइन किया है, फिर प्रमोशन कर दिया, फिर उसको जिस पोस्ट पर ज्वाइन किया है उसी पोस्ट पर ला दिए, तो ये कटौती की जा सकती है भाई, याद रखना। ठीक, डिमोशन हो सकता है आपका, डिमोशन इसी को कहते हैं। और निलंबन, ठीक, सस्पेंशन, निलंबन, ठीक, सस्पेंशन भी किया जा सकता है। ऐसी कटौती जो किया जा सकता है ना। ये तो 7 में दिया है, किस में दिया है भाई, 7 में। लेकिन 7(2) में, धारा किसमें, 7(2) में, ठीक, सारी कटौती के बारे में दिया है, सारी कटौती के बारे में एक साथ दे दिया है। भले इसका डिटेल धारा 8 में, धारा 9 में, धारा 10 में, धारा 11 में, धारा 12 में, धारा 13 में किया गया है, ठीक है ना। अब जैसे 7(2)(a) में जुर्माना ये दे दिया है, ये जुर्माना किसमें है, धारा 8 में डिटेल कर दिया गया है। अगर क्वेश्चन आया सारी कटौतियां कहाँ पे दी गई कटौती, तो धारा 7(2) आंसर लेना है। ठीक,
बी में क्या है 7(2), ए में जुर्माना है, बी में क्या है कर्तव्य से अनुपस्थिति के लिए, कर्तव्य से अनुपस्थिति के लिए कटौती, है ना। ये धारा हमारा 9 है, क्या है धारा 9 है, ठीक। तो सारी धाराएं मतलब सारी टाइप की कटौतियां एक साथ लिख दिया गया है 7(2) में, भले डिटेल उसको धारा 8, 9, 10 ठीक इसमें किया गया। एक बार मैं कैसे लिखा गया है ये बता देता हूं आप लोगों को, सारा चीजें, है ना। इसमें देखिए 7(7)(2) में चलते हैं, एज इट इज इसका अधिनियम जो है ना, ये देखिए किसी नियोजक 7(2) है, मजदूरी से कटौतियां इस अधिनियम के अनुसार की जाएंगी, केवल निम्नलिखित प्रकार से हो सकेंगी। कौन कौन से प्रकार से हो सकता है, इसमें सारा चीज एक बार दिया है, ठीक। जैसे क में दिया है जुर्माना, ख में दिया है कर्तव्य से अनुपस्थिति के लिए। जैसे जुर्माना है 7(2) क में है, लेकिन इसका डिटेल धारा 8 में है, ठीक। 7(2) ख में कर्तव्य से अनुपस्थिति है, लेकिन इसका डिटेल धारा 9 में है, ठीक। वैसे ही नुकसान या हानि के लिए जो कटौती है धारा 10 में है, ठीक। यहाँ पे आवास बोर्ड गृह सुविधा के लिए जो भी कटौती है ये धारा 11 में है ना, ठीक। नियोजक द्वारा प्रदत्त ऐसी सुख सुविधाएं सेवाओं के लिए कटौती जो राज्य सरकार साधारण विशेष ये धारा 12 में है, ठीक। वैसे ही सारा चीज यहाँ पे दे दिया गया है ना, ठीक। अधिदायों की चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, ठीक, उनके लिए कटौती, है ना। सारा चीज एक साथ कटौती। यहाँ पे कंक्लूजन ये निकालना आप लोग, है ना, ठीक, कि सारी प्रकार की कटौतियां 7(2) में दिया है, सारी प्रकार की कटौतियां 7(2) में दिया है। ऐसा स्पेसिफिक नहीं पूछ सकता, लेकिन क्योंकि ये बहुत सारी चीजें दे दिया है यहाँ पे एक साथ, ठीक। यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक पूरा देखिए, है ना। एक बार पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिएगा इसको, वैसे जरूरी नहीं है 7(2) में। 7(2) में बस ये याद रखना है कि आपको सारी कटौतियां 7(2) में धारा 7(2) में दिया है ना, ठीक। यहाँ पे धारा 7(2) के अंतर्गत सारी कटौतियों का उल्लेख किया गया है। सभी प्रकार का कटौती का उल्लेख कहाँ पे मिलता है, तो सारा, ठीक, 7(2) में। अब धारा 8 देखो, धारा 8 सेक्शन 8। सेक्शन 8 क्या बोलता है भाई, देखिए सेक्शन 8 क्या बोलता है, सेक्शन 8 क्या बोलता है, देखिए जुर्माना, ठीक। जुर्माना, क्या क्या जुर्माना हो सकता है ना, ठीक। अब जुर्माना क्या क्या हो सकता है, देखिए बहुत इजी है, कैसे कैसे जुर्माना लगा सकते हैं, देखिए सेक्शन 8 जुर्माना कब कब लगेगा, जुर्माने, है ना। पहला देखिए, इसको अच्छे से याद रखना है जुर्माने को, किसी नियोजित व्यक्ति पर कोई भी जुर्माना उसके ऐसे कार्यों और लोपों के बाबत अधिरोपित करने के सिवाय जिन्हें नियोजक के राज्य सरकार विहित प्राधिकारी के पूर्वानुमोदन से उपधारा 2 के अधीन सूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया हो, अधिरोपित नहीं किया जाएगा। मतलब जुर्माना तभी लगाया जाएगा जब उसको पहले से सूचित किया जाए, ठीक, कि आपको ये जुर्माना लगने वाला है ना। या मतलब राज्य सरकार पहले से नियम कानून बनाया हो, उसका उल्लंघन हुआ हो, ऐसा नहीं कि तुरंत आप जुर्माना लगाए हो जो पहले से कोई लॉ में नहीं है, ठीक। पहले कंपनी का रूल होना चाहिए कि इसके लिए ये जुर्माना है, ये इसके लिए ये जुर्माना है। कंपनी के रूल के साथ राज्य सरकार का फॉलो अप होना चाहिए, साइन होना चाहिए, ठीक, उसी पर जुर्माना लगा सकते हैं। इसमें ये बोला गया ऐसे कार्यों और लोपों को निर्दिष्ट करने वाली सूचना उस परिसर में जिसमें वह काम किया जाता है जिसके लिए नियोजित है, या किसी रेल में नियोजित व्यक्ति की दशा में विहित स्थान या स्थानों पर विहित रीति से प्रदर्शित की जाएगी, ठीक। मतलब यहाँ पे जुर्माना, जैसे कहाँ पे जुर्माना लगेगा, जुर्माना
जहां पे लगाने वाले हो, जैसे यहाँ पे थूकना मना है, जहां पे थूकना मना है वहां पे लिखकर उस स्थान पर, इसका मतलब क्या है, उस स्थान पर लिखकर बताना पड़ेगा कि यहाँ पे थूकने पर आपको 500 रुपए का फाइन मिलेगा, फाइन देना पड़ेगा। यहाँ पे गंदगी करने पर आपको इतना रुपए का फाइन देना पड़ेगा। यहाँ पे देखिएगा सरकारी जो भी कारखाना वगैरह है सब जगह ये लिखा रहता है, ठीक। मतलब ये है कि आपको जुर्माना लगाना है तो उस स्थान पर भी लिखना जरूरी है, प्रदर्शित होना चाहिए, ठीक। यहाँ पे लिखा गया विहित स्थान स्थानों पर विहित रीति से प्रदर्शित की जाएगी, ठीक। तीसरा क्या बोलता है, किसी नियोजित व्यक्ति पर कोई भी जुर्माना तब तक जब तक कि उसे जुर्माने के विरुद्ध हेतु दर्शित करने का अवसर ना दे। मतलब किसी व्यक्ति के ऊपर जुर्माना तभी लगाया जाएगा जब उस मतलब पहले सो कॉज नोटिस भेजना पड़ेगा, है ना, ठीक। जुर्माना लगाने के पहले सो कॉज नोटिस भेजिए कि आपके ऊपर ये जुर्माना लगा रहे हैं, आपको इतने दिन तक का समय मिलता है आपकी सफाई के लिए, तो सो कॉज नोटिस भेजने का भी प्रावधान है, याद रखिएगा। उस जुर्माने की कुल रकम जो किसी नियोजित व्यक्ति पर किसी एक मजदूरी कालावधि में अधिरोपित की जा सकेगी, उस मजदूरी कालावधि के बाबत उसे संदेह मजदूरी के 3% के बराबर रकम न होगी, ठीक। देखिए उतना ही मतलब जुर्माना लग सकता है, जैसे किसी एक मजदूर पर, मजदूर कमाता है 20,000 रुपए, तो 20,000 का 3% से ज़्यादा का जुर्माना नहीं लगा सकते। दंड नहीं है ये, दंड का प्रावधान बाद में होगा। जुर्माना कितना लग सकता है, ठीक, उसके 3% के बराबर। जैसे 20,000 कमा रहा है तो 20,000 के 3% से ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक। मतलब 20,000 का 3% कितना हो गया, 600 रुपये। तो 600 रुपये से ज़्यादा जुर्माना नहीं लगा सकते। 10,000 के 3% मतलब 3% से ज़्यादा जुर्माना नहीं लगा सकते जो 10,000 कमाता है, ठीक। मतलब ये 3% को याद रखना है, कितने को भाई, 3% को, इसको अच्छे से याद रखना, 3% के बराबर रकम, ठीक, याद रखना इसको, 3% को, ठीक। उस नियोजित व्यक्ति पर जो 15 वर्ष से कम की आयु का है कोई भी जुर्माना अधिरोपित नहीं किया जा सकता, ठीक। क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है कि किशोर भी, किशोर वर्ग मतलब 14 से लेकर 18 तक, किशोर भी कारखानों में जॉब कर सकते हैं, ये पहले लिखा गया था। तो 14 वर्ष से ज़्यादा मतलब 15 वर्ष, 14 से 15 वर्ष वालों को ये नहीं लग सकता। 15 वर्ष से कम आयु का कोई भी जुर्माना अधिरोपित नहीं कर सकते, मतलब जो वर्कर 15 वर्ष से कम है, ठीक, जो बच्चा 15 वर्ष से कम है, हालांकि 14 से 18 को अलाउ कर दिया गया था, है ना, ठीक। किसी नियोजित व्यक्ति पर अधिरोपित कोई भी जुर्माना उससे किस्तों द्वारा या उस दिन से जिसको वह अधिरोपित किया गया है था 60 दिन के अवसान के पश्चात वसूल नहीं कर सकते। मतलब जब वो गलती किया था उसके 60 दिन के अंदर ही जुर्माना उसको लेना है। ये बाद में 90 दिन कर दिया गया है, ठीक। ये अभी भी एक्ट में 60 दिन लिखा गया है ना, याद रखिएगा। हर जुर्माना उस कार्य या लोप के दिन अधिरोपित किया गया समझा जाएगा जिसके बाबत वह अधिरोपित किया गया था, ठीक। मतलब जिस दिन वह जुर्माना उस कार्य व लोप के दिन अधिरोपित किया गया था वो समझा जाएगा, जिस दिन उस पर इल्जाम लगता है उसी दिन से वो काउंट होगा, वो दिन, है ना, ठीक। नेक्स्ट क्या है देखिए, सभी जुर्माने और, देखिए सभी जुर्माने और उसके सभी आपन उस रजिस्टर में अभिलिखित, मतलब सभी जुर्माना जो भी लगा रहे हो उसको रिटर्न में लिखना जरूरी है, मतलब रजिस्टर मेंटेन करना जरूरी है, यहाँ पे ये लिखा गया है। तो यहाँ पे मेन क्या है, मेनली चीज़ें क्या है जुर्माना में, तो जुर्माना कितना % लगाया जा सकता है, तो 3% लगाया जा सकता है, पहला चीज़ याद रखना। दूसरा क्या है, कितने वर्ष से कम वालों को नहीं हो सकता, ठीक। तो 3% मतलब उसके तनख्वाह जितना मजदूरी मिलता है उसका तनख्वाह का 3%, ठीक। 15 वर्ष से कम वालों को नहीं लगा सकते। 60 दिन के भीतर लगाना है, ठीक। जब वो किया है उसका 60 दिन, वो अब बढ़ के संशोधित होकर 90 दिन हो गया है, वो भी याद रखिएगा, ठीक है ना। बस इतना याद रखना इसमें जुर्माना में, है ना भाई। अब देखिए नेक्स्ट, तो जुर्माना पूरा देख लिया वहां पे। धारा 9, नेक्स्ट
धारा 9 सेक्शन 9 क्या बोलता है? सेक्शन 9 कर्तव्य से अनुपस्थिति के लिए कटौती। कर्तव्य से अनुपस्थिति हेतु कटौती। ठीक, कर्तव्य से अनुपस्थिति हेतु कटौती मतलब क्या सर? देखिए, कर्तव्य से अनुपस्थित मतलब जितने दिन उनको आना है। ठीक, जैसे 12 CL मिला आपको, 12 दिन, एक साल में 12 दिन मिला आपको छुट्टी के लिए, 12 दिन से अधिक छुट्टी मान रहे हो तो आप कर्तव्य से अनुपस्थित कहलाओगे, है ना? ठीक ठीक। अब देखिए इसमें क्या लिखा गया है, नियोजक की शर्त का उल्लंघन करने पर, है ना, नियोजक के शर्तों पर उल्लंघन किए आप, ठीक, और अनुपस्थित हुए तो आपके तनख्वाह से कटौती किया जा सकता है। मतलब नियोजक का शर्त क्या होगा? जो भी शर्त होगा, 12 दिन ही छुट्टी लेना आपको साल में, ठीक, मेडिकल लीव इतना है लेना है, उसके बाद उल्लंघन उसके बाद भी कर रहे हो और एब्सेंट हो आप, क्या हो? एब्सेंट हो, ठीक, तो आपके मजदूरी से कटौती हो गई भाई, बिल्कुल होगा वो तो। ठीक, नेक्स्ट, कटौती वास्तविक अनुपात से अधिक नहीं होना चाहिए, है ना? ठीक, नेक्स्ट क्या लिखा गया है, कटौती जो भी होगा वो वास्तविक अनुपात से अधिक नहीं हो सकता। ये क्या है? वास्तविक अनुपात मतलब जितना दिन वो छुट्टी में था, ठीक, जितना दिन अनुपस्थित था, छुट्टी में नहीं, इसको अनुपस्थित लिख दो, अनुपस्थित था, उतना दिन का ही, ठीक, कटौती होगा। मतलब वो 3 दिन का 3 दिन अनुपस्थित था, एब्सेंट था, तो 4 दिन का कटौती ऐसा नहीं हो सकता। 3 दिन के लिए 3 दिन, वास्तविक अनुपात से अधिक कटौती नहीं हो सकता, यहाँ पे लिखा गया है। लेकिन यहाँ पे एक जो शर्त है उसको अच्छे से याद रखना, है ना? यदि ये तो इंडिविजुअल के लिए है, कोई एक व्यक्ति, लेकिन मान लो कोई कारखाना है, ठीक, कोई कारखाना है जहां पे जानबूझकर 10 या उससे अधिक, कोई 10 या उससे अधिक एक ग्रुप बनाकर, मतलब संघ बनाकर या ग्रुप बनाकर 10 या उससे ज़्यादा लोग एक साथ अनुपस्थित हो गए, एक साथ एब्सेंट हो गए, ठीक, और उनका इरादा ये था कि एक साथ अनुपस्थित हो गए, उनका इरादा ये था कि हमारा ये मांग है, वो मांग है, ठीक, तो जितने दिन वास्तविक अनुपात था, उनका वास्तविक अनुपात था एब्सेंट होने का, ठीक, उससे 8 दिन और का कटौती किया जा सकता है। मान लो ये 10 या उससे ज़्यादा लोग एक ग्रुप बना के अनुपस्थित हुए हैं जानबूझ के, ठीक, और 3 दिन अनुपस्थित हुए हैं, तो 3 दिन का तनख्वाह ना कट के उसका 8 दिन तक का और तनख्वाह काट सकते हैं। 3 + 8 मतलब 11 दिन टोटल, ठीक, कितना दिन? 11। एक एग्जाम्पल बताया, जैसे एक साथ मिलकर 15 दिन का हड़ताल किए हैं, 15 दिन अनुपस्थित हुए हैं, 15 + 8 23 का काट सकते हो, मैक्सिमम 8 दिन और हो सकता है, ये बताया गया है, ठीक। तो धारा 9 समझ में आ गया होगा। धारा 9 क्या है? कर्तव्य से अनुपस्थित, ऑब्वियस है, एब्सेंट हो गए तो आपके तनख्वाह तो काटेंगे ही, जितने दिन एब्सेंट होंगे उतने दिन का तनख्वाह काटेंगे। लेकिन एक साथ ग्रुप में 10 या 10 से ज़्यादा कर रहे हो तो जितने दिन आप अनुपस्थित हो, एब्सेंट हो, उससे 8 दिन और का काट सकते हैं, ठीक। ये समराइज। अब धारा 10 क्या है देखिए, धारा 10 सेक्शन 10, ठीक, ये भी बहुत इजी है। नुकसान या हानि हेतु कटौती, नुकसान या हानि हेतु कटौती, है ना। नुकसान या हानि हेतु कटौती मतलब सर बहुत इजी है, देखिए, ठीक। मान लो आपको कोई वस्तु दिए हैं, आप किसी कंपनी में गए, आपको लैपटॉप दिए, ठीक, फ़ोन दिए वहाँ यूज़ करने के लिए, कोई किट दिया अलग से,
उसको आपको वापस करना है कंपनी में, ठीक। लेकिन आप लैपटॉप को तोड़ फोड़ दिए, ठीक, कोई किट दिए है उसमें से कुछ गुमा दिए, है ना, तो यहाँ पे कोई सा भी वस्तु जो कंपनी द्वारा मिला है उसका हानि होने पर, उसका नुकसान होने पर उस आपके तनख्वाह से कट जाएगा, वो बोला गया है। मान लो आप बिलर हो और गलत बिल बना दिए जिससे कंपनी को घाटा हो रहा है, तो ये भी नुकसान या हानि के लिए कटौती कर सकते हैं भाई, है ना, गलत बिल, ठीक। कटौती उतना ही किया जा सकता है जितना हानि हुआ है। जैसे आपको 1000 रुपये का सामान दिया था, 1000 रुपये का आप सामान घुमा डाले तो 1000 रुपये ही कटौती करेंगे, 2000 का फाइन नहीं लगा सकते, ठीक। ये भी है ना। और शो कॉस्ट नोटिस भेजना भी अनिवार्य है, वो तो सभी जगह है ना, कि आपका ये गुम है, ये इस किट का ये चीज़ें, आप कारण बताओ, ठीक, किस कारण से आप, है ना, ये गुमाए हों, ठीक। उस टाइम पीरियड में, शो कॉज नोटिस के टाइम पीरियड में आपको जवाब देना है, उसके बाद आपका कटौती किया जा सकता है। ये तो बहुत इजी है, जैसा नाम है वैसा काम है ना। अब देखिए प्रदत्त सेवा हेतु कटौती, धारा 11 क्या है, धारा 11 में है प्रदत्त सेवा हेतु कटौती। प्रदत्त सेवा मतलब, ठीक, सर्विस, कोई भी सर्विस जो दिया है, ठीक, कंपनी जो भी सर्विस दिया है, जैसे राज्य सरकार की अनुमति द्वारा आवास आपको दिया है, रहने का जगह दिया है, ठीक, आवास दे दिया है, ये सर्विस है ना भाई, ठीक। लेकिन उसको जो भी शर्तें होंगे उस पर आपका साइन होना जरूरी है। जैसे आप एम्प्लॉय हैं तो आप उसके शर्तें माने, ठीक। और ये राज्य सरकार से भी पास होना चाहिए, ठीक, स्टेट गवर्नमेंट से भी पास होना चाहिए कि हम आवास के लिए उनके तनख्वाह का इतना % रुपए, ठीक, उनको डिडक्ट करेंगे, ये राज्य सरकार से भी पास करें और जो एम्प्लॉय है उससे भी साइन करवाएं, तब आप जो भी सेवा दे रहे हैं अलग से उसके लिए आपके तनख्वाह से कट जाएगा, ठीक। ये तो बहुत ईजी है भाई, ठीक। अब धारा 12 क्या कहता है, देखिए अग्रिमों की वसूली हेतु कटौती। धारा 12 क्या कहता है, सेक्शन 12 क्या बोलता है, ठीक, एडवांस के लिए, एडवांस या अग्रिम की वसूली के लिए। अग्रिमों की वसूली मतलब अगर कोई कंपनी आपको एडवांस दिया है, ठीक, उस एडवांस को आपके सैलरी से मान लो कुछ कुछ करके डिडक्ट करने वाला है या एक साथ डिडक्ट करने वाला है, तो उसके वसूली के लिए कटौती कर सकता है वो, है ना भाई। आप एडवांस लिए हैं, एडवांस मतलब जैसे यात्रा भत्ता वगैरह कहीं गए हैं, है ना, उसके वसूली के लिए आपको कटौती किया जा सकता है, ठीक। ये तो ऑब्वियस है। धारा 13 सेक्शन 13, सेक्शन 13 क्या है, तो सेक्शन 13 सहकारी समितियां बीमा योजनाओं में देनगी हेतु कटौती, ठीक, कोऑपरेटिव सोसाइटी प्लस बीमा, जिसको इंश्योरेंस बोलते हो आप लोग। मान लो आप कोऑपरेट, जो भी आप जहाँ काम कर रहे हो उसका एक सोसाइटी बनता है, तो सोसाइटी से मान लो आप होम लोन के लिए 10 लाख रुपए लिए हो, कितना, 10 लाख रुपए। अब 10 लाख को आपके सैलरी से, ठीक, डिडक्ट किया जाएगा थोड़ा थोड़ा करके, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी से अगर लिए हो। वैसे ही मान लो इंश्योरेंस करवाए हो, उस इंश्योरेंस को आप अपने सैलरी से डिडक्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो, उसके लिए कटौती होगा भी। लेकिन, ठीक, जो भी एम्प्लॉयर है उसकी सहमति होना अनिवार्य है, ऐसा नहीं है कि आपके बिना सहमति के कर दें, ठीक। ये भी बहुत इजी था। धारा 13 आपका सहमति होना अनिवार्य। 13 का भी जोड़ा गया 1964 में, 13 का भी जोड़ा गया। एक 13 का क्या है, 13A क्या है, ठीक, सभी को अभिलेखों या रजिस्टर में लिखना जरूरी है, ठीक, रिटर्न में होना चाहिए, ठीक। 1964 में इसको जोड़ा गया। कब जोड़ा गया, 1964। का ख वाला बाद में जुड़ता है, तो 1964 में 13 का जोड़ा गया था। और अभिलेखों या लिखित रूप से रजिस्टर मेंटेन करना जरूरी है, जो भी आप कटौती कर रहे हो, है ना, बीमा वगैरह वाला भी सभी को अभिलेखों में लिखना जरूरी है। अब धारा 14,
धारा 14 सेक्शन 14। सेक्शन 14 क्या कहता है, देखिए सेक्शन 14 निरीक्षक, ठीक, निरीक्षक, कौन निरीक्षक हो सकता है, ठीक, कौन निरीक्षक हो सकता है। निरीक्षक मतलब जो कंपनी में जाकर चेक करे, किस कारखानों में जाकर चेक करे कि सभी काम ठीक से चल रहा है कि नहीं, क्या क्या ग्रेवियंस हो रहे हैं, जिसको जो कमी है उसको बताएं निरीक्षक। तो निरीक्षक कौन हो सकता है, ठीक, निरीक्षक कौन हो सकता है। कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत, कारखाना अधिनियम फैक्ट्री एक्ट 1948 के तहत जिसको भी नियुक्त किया जाए, जिसको भी नियुक्त कर दिया जाए, जिसको भी अपॉइंट कर दिया जाए, वो निरीक्षक कहलाएगा, ठीक। इसमें भी धारा 14 का जोड़ा गया, 14 का जोड़ा गया, 14A जोड़ा गया। और 14A में क्या लिखा गया, ठीक, जो भी नियोजक निरीक्षक को प्रवेश, है ना, जो भी नियोजक होगा, नियोजक मतलब एम्प्लॉयर होगा, जो मालिक होगा, ठीक, निरीक्षक को उसके कारखाना में प्रवेश, निरीक्षण, जांच आदि में सहयोग करने के लिए बाध्य है, सहयोग करेगा। मतलब मेरे कारखाने में मत आना, मैं प्रवेश नहीं देता हूं, ऐसा नहीं हो सकता। गेट ओपन नहीं करेंगे ऐसा। निरीक्षक पहुंचा तो आपको गेट ओपन करना ही पड़ेगा, जो जांच चाहता है वो, जो डॉक्यूमेंट चाहता है उसके पास लाना ही पड़ेगा। ये भी 1964 में जोड़ा गया, संशोधन करके, क है ना, 14 का है, 14 का है, ये याद रखिएगा। उसके बाद धारा 15 है ना, धारा 15, धारा 15 को अच्छे से याद रखना भाई, है ना। इसके बाद ज़्यादा कुछ है नहीं, है ना, लास्ट के टाइप का है ये। धारा 15 सेक्शन 15, धारा 15, धारा 15 में क्या है, शास्ति, क्लेम, दावे, इसको बोलते हैं शास्ति, ठीक, क्लेम, दावे, जो भी बोल सकते हो आप लोग, है ना। अब देखिए इसमें थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा आप लोगों को चीजें। इसमें सबसे पहले याद रखना, दावा मतलब जैसे इसमें क्या लिखा गया है, किसके बारे में बताया गया है, अगर कोई गलत मजदूरी कटौती कर दिया, है ना, रॉन्ग, ठीक, गलत मजदूरी कटौती, मतलब मजदूरी कटौती कर दिया है जानबूझ के, ठीक, या मजदूरी भुगतान नहीं दिया आपको, आप मजदूरी कर दिए, पेमेंट आपको नहीं मिला, ठीक, 1 महीने का पेमेंट, मतलब महीने भर का पेमेंट आपको रोक दिया है, ठीक। ऐसा शिकायत आप कहाँ कर सकते हो, इसका शिकायत आप कहाँ कर सकते हो, शास्ति, क्लेम या दावे कहाँ पे कर सकते हो, ठीक। तो अब राज्य सरकार औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के तहत इसके लिए क्या करेगी, राज्य सरकार, याद रखना स्टेट गवर्नमेंट करेगी ना, राज्य सरकार औद्योगिक विवाद अधिनियम 1948 के तहत, किसके तहत, औद्योगिक विवाद, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1948 के तहत, सॉरी 1948 नहीं है, 1947 है, (1947) के तहत किसी को भी एक पीठासीन अधिकारी, जैसे कोई सभी एक पीठासीन अधिकारी मतलब जो जिसको नियुक्त किया है, मतलब एक आपका एम्प्लॉयर है, इस एम्प्लॉयर को, जैसे आईएएस ऑफिसर है, आईएएस ऑफिसर को नियुक्त कर दिया कि आप इसका देखो, ठीक, इसके कंप्लेंट को देखो करके, उसको पीठासीन अधिकारी बोलते हैं, ठीक, पीठासीन अधिकारी, है ना। या सिविल न्यायालय के न्यायाधीश या
सिविल न्यायालय के न्यायाधीश को, ठीक, या किसी अन्य को भी, है ना, इसके अलावा किसी अन्य को भी, है ना, राज्य सरकार क्या कर सकता है, नियुक्त या मनोनीत कर सकता है। नियुक्त करेगा, अपॉइंट करेगा, मनोनीत कर सकता है, ठीक। मनोनीत अलग होता है, नियुक्त कर सकता है, याद रखना। सुनवाई के लिए नियुक्त कर सकता है, किसके लिए, सुनवाई के लिए नियुक्त कर सकता है। पहले तो चीज़ याद रखना, मान लो मजदूरी नहीं मिला है और कंप्लेन, तो कंप्लेन कहाँ पे होगा, तो डायरेक्ट कोर्ट में नहीं होगा, पहले राज्य सरकार औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के तहत एक पीठासीन अधिकारी या सिविल न्यायालय के न्यायाधीश को सुनवाई के लिए नियुक्त करेगा, है ना, सुनवाई के लिए नियुक्त करेगा, उनके द्वारा होगा, है ना, ठीक। लेकिन इसमें कुछ शर्तें हैं, है ना। आवेदन कौन कर सकता है, तो आवेदन या तो स्वयं कर सकता है, मजदूर स्वयं कर सकता है, लेकिन मजदूर स्वयं तो नहीं कर पाएगा, है ना, उतना नॉलेज रहता नहीं, तो किसी वकील के थ्रू भी कर सकता है वो, ठीक, या पूरे डिपार्टमेंट के, लेबर डिपार्टमेंट के थ्रू भी कर सकता है वो, है ना, ठीक। लेकिन इसमें जो याद रखने लायक है, पहला चीज 12 माह के अंदर कंप्लेन करना आवश्यक है, ठीक। कितने माह के अंदर, याद रखिएगा, 12 माह के अंदर कंप्लेन करना आवश्यक है। मान लो आप मतलब 12 माह मतलब 1 साल, आपके मजदूरी कटौती की गई है या आपको मजदूरी भुगतान नहीं मिला है या कोई भी कंप्लेन है आपका, तो उसको 12 माह, जिस दिन हुआ उसके 12 माह के अंदर ही कंप्लेन करना है, ठीक। दूसरा याद रखना, 10 गुना अधिक क्षतिपूर्ति जुर्माना के रूप में मिल सकता है आपको, 10 गुना अधिक क्षतिपूर्ति के रूप में मिल सकता है। मतलब आपका मान लो मजदूरी था 20 हजार रुपये और 20 हजार रुपये वो नहीं दिए, ठीक, और आप कंप्लेन किए और आप सही पाए गए, तो इसका 10 गुना तक आपको मिल सकता है, 10 गुना, मैक्सिमम कितना, 10 गुना मैक्सिमम है ये, मैक्सिमम 10 गुना, 20,000 इंटू 10 कर लो आप, है ना, ठीक, मतलब 2 लाख तक भी आपको मिल सकता है। गलत आवेदन किए तो आपको 375 रुपये जुर्माना, है ना, गलत आवेदन किए मतलब ऐसा हुआ ही नहीं था, आपको तनख्वाह मिला था और आप बोल दिए तनख्वाह नहीं मिला है, ठीक, गलत आवेदन किए तो 375 रुपये, मैक्सिमम कितना, 375 रुपये आपको काट सकते हैं। ये सब अमेंडमेंट के बाद का मैं बता रहा हूँ ना, अमेंडमेंट मतलब पहले उसमें दूसरा लिखा हो सकता है, लेकिन ये सब अमेंड हो चुके हैं, तो ये रेट अमेंडमेंट के बाद का है, संशोधन के बाद का है। दावा का निपटारा दायर होने के 3 महीने के अंदर, है ना, केस क्लोज होना चाहिए, ठीक, दावा होने के 3 महीने के अंदर, कितने महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर, विद इन 3 मंथ, ठीक, 3 महीने के अंदर खत्म होना चाहिए। इतना चीजें आपको धारा 15 में। क्लेम किसके पास कर सकते हो, जो राज्य सरकार के औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के तहत पीठासीन अधिकारी, सिविल न्यायालय के जज, किसी को भी नियुक्त किया है उसके पास क्लेम कर सकते हो, ठीक। क्लेम किसके लिए कर सकते हो आप, मजदूरी भुगतान नहीं मिला है या गलत तरीके से कटौती किया गया है या कोई भी कंप्लेन है आपके पास, ठीक, 12 माह के अंदर करना है जब हुआ है, 10 गुना अधिक क्षतिपूर्ति भी मिल सकता है, लेकिन गलत आवेदन करने पर 375 रुपये आपको फाइन भरना पड़ेगा। केस क्लोज कब करना है, मैक्सिमम टाइम क्या है, दावा होने के 3 महीने के अंदर केस क्लोज हो जाना चाहिए, ठीक, केस क्लोज होना चाहिए 3 महीने के अंदर। ये धारा 15 है, ठीक, धारा 15। अब देखिए धारा 20 को डायरेक्ट देखते हैं, धारा 16, 17 है ना, 16, 17, 18, 19 कोई मतलब नहीं है, धारा 20 सेक्शन 20, जिसको पढ़ना है मैं डाल दूंगा, ठीक, एक्ट में 16, 17, 18, 19, 20, 18, 19 को भी पढ़ना है, वैसे वहां से क्वेश्चन नहीं आने वाला, ठीक। अभी देख लेते हैं एक बार वैसे, लेकिन धारा 20 को पहले देखते हैं। दंड का प्रावधान, यहाँ पे क्या है, दंड प्रावधान, ठीक,
पेनाल्टी, क्या क्या दंड हो सकते हैं। तो दंड का प्रावधान, मजदूरी भुगतान नहीं करने पर या विलंब मजदूरी भुगतान या कटौती या दस्तावेज नहीं रखने पर दोषी को 1500 रुपए से 7500 रुपए तक का दंड। 1500 रुपए से कितना, 7500 रुपए तक का दंड। कोई सा भी दंड, मतलब क्या क्या दंड में आता है, मजदूरी भुगतान नहीं किया, विलंब मजदूरी किया, या कटौती किया, या गलत तरीके से कटौती किया, या दस्तावेज नहीं रखा, ठीक, तो दोषी को 1500 से 7500 रुपए तक का दंड है। मान लो ये अपराध को दोहराने पर, अपराध को दोहराने पर, ठीक, फिर से आप कर दिए वही अपराध, एक बार मजदूरी नहीं दिए, फिर कंप्लेन किए, आप कंप्लेन का पेनल्टी पटा दिए, लेकिन फिर दूसरी बार आप नहीं दे रहे हो, ठीक, उसके बाद 1 से 6 माह तक कारावास है। अपराध को दोहराने पर 1 से 6 माह का कारावास है, या ठीक जुर्माना को बढ़ा देते हैं 1 से 6 माह 3750 से 22,500 तक, से 22,500 रुपए तक जुर्माना लगा सकते हैं, ठीक, ये दंड का प्रावधान है ना। और मान लो इसके साथ और याद रखना, नियत तिथि पर भुगतान नहीं हो तो, मान लो इसको बोले पेनाल्टी के रूप में, है ना, कि इस दिन तक, है ना, आप इसका तनख्वाह वापस कर दो, किसी कंपनी को बोले, है ना, अपराध इनके, है ना, तो वो उस नियत तिथि पर, है ना, नियत तिथि पर, यदि नियत तिथि पर भुगतान नहीं हो तो, भुगतान नहीं हो तब 750 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से उनको भुगतान करना पड़ेगा। मान लो आप किसी को डिले किए, जो न्यायालय तय किया कि इतने दिन के अंदर आपको भुगतान करना है, ठीक, लेकिन 3 दिन लेट हो गया, कितने दिन, 3 दिन, तो 3 दिन मतलब 750 × 3, हर दिन के हिसाब से 750 रुपये बढ़ा के उसको देना पड़ेगा, ठीक, एक एग्जाम्पल के रूप में लें तो, है ना। ये है आपका सारा चीज़, इतना चीज़ आपको पढ़ के जाना है इस एक्ट में, है ना, इसलिए ये वाला एक्ट में पहले कराया आपको, थोड़ा सा इसमें भी देख लेते हैं और चीज़ें क्या क्या हैं, है ना। ये 9 से लेकर पूरा जो भी चीज़ें हैं 11, 12, है ना, 13 तो देख लिए, है ना, 14 का भी हो गया, 14 और 14 का भी हो गया, है ना। सॉरी, इसको हटाते हैं। यहाँ पे देखिए 15 मजदूरी, 15 में क्या है, मजदूरी में से की गई कटौतियाँ से या मजदूरी के संदाय हुए विलंब, ठीक, तंग करने के दावे के लिए शास्ति, है ना। अब देखो ये तो पढ़ लिए हैं, 15 तो पढ़ लिए हैं। 16 में क्या है, असंगत समूह के दावों को बाबत एक ही आवेदन, मतलब बहुत सारे एम्प्लॉय एक साथ आवेदन कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं, एक साथ आवेदन कर सकते हैं, मतलब एक, अभी पढ़े ना 15 में, तो आवेदन कोई एक भी कर सकता है, और 16 में बताया है कि बहुत सारे एक साथ भी कर सकते हैं, ठीक। 17 में क्या बताया गया है, अपील, है ना, अपील आप कर सकते हो, धारा 15(2) के अंतर्गत अपील कर सकते हो, है ना, ठीक। अब 17 का ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, अपील। धारा 18 धारा 15 के अधीन नियुक्त प्राधिकारियों की क्या क्या शक्तियाँ हैं, ठीक, इसको याद रख लेना थोड़ा सा, मतलब धारा 15 के अधीन नियुक्त प्राधिकारी, मतलब धारा 15 जो जांच करेंगे, है ना, धारा 15 की उपधारा 1 के अधीन नियुक्त हर प्राधिकारी को साक्ष्य लेने, साक्षियों को हाजिर कराने और दस्तावेज पेश करने को विवश करने के प्रयोजन के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन के सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां प्राप्त होंगी। हर किसी को भी जो भी एक्ट के तहत जो बनता है,
ठीक, जो जांच के लिए नियुक्त होता है उसको सिविल न्यायालय के जैसे ही याद रखना शक्ति प्राप्त होता है हमेशा। ठीक, तो इसको तो याद करने की जरूरत नहीं है। अधिनियम के अधीन अपराधों के लिए क्या क्या शास्ति है ना। अब देखिए, वह जुर्माने से 500 रुपए तक का हो सकेगा जो ये जुर्माना करेगा, है ना। क्या क्या चीज़ें हैं इसमें देख लिए हैं। अपडेटेड चीज़ पढ़े हैं हम लोग, है ना, इसमें याद रखना। अपडेटेड चीज़ जो पढ़े हैं वो याद रखना है। अब 21 में क्या है, अपराधों के विचारण में प्रक्रिया। ठीक, 22 में 23 में संविदा द्वारा त्याग होने पर क्या होगा, वैसा कुछ यहाँ पे कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। 26 नियम बनाने की शक्ति राज्य सरकार को भी है। ठीक, राज्य सरकार अधिनियम जो मैं इंट्रोडक्शन पार्ट में ही बता दिया था आपको, है ना, वही चीज़ें हैं यहाँ पे फिर से। ठीक, आपको ये याद रखना पड़ेगा बस, जितना चीज़ें पढ़े, है ना। तो ये 2 वीडियो में सारा चीज़ कवर हो गया है, इतना चीज़ें आपको याद रखना है। ठीक, नेक्स्ट एक्ट, जो अब एक्ट में थोड़ा इजी होते जाएगा, है ना। ये हार्ड तो नहीं था लेकिन थोड़ा सा लेंथी था। ठीक, चलिए इतना पढ़ लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू।